Today we are just going to study lesson number 2 from trade to territories second part. We have already studied the first part. In the first part we have studied how foreign traders came to India and established their factories. चलिए आगे बढ़ते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल. देखिए इसमें बताया गया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1651 में नियर रिवर हुगली. हुगली रिवर जो है वो कहाँ पर है, वो है वेस्ट बंगाल में. तो हुगली रिवर पर इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी. इससे पहले सूरत में है 1615 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी. सूरत कहाँ पर है, गुजरात में. तो देखिए दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नोन एज द टाइम फैक्टर्स ऑपरेटेड. यानी उस समय कंपनी के जो ट्रेडर थे उनके फैक्टर्स चला करते थे, या आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के थ्रू ही उन्होंने अपना व्यापार को और इंडिया में फैलाया था. दी फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस. देखिए इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस बनाया गया था. वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन्स, वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट. यानी देखिए इस फैक्ट्री को एक हेडक्वार्टर की तरह उन्होंने यूज किया. यहाँ पे कंपनी के ऑफिसर जो थे, अफसर जो थे, वो ऑफिशियल्स वो बैठा करते थे. एज अ ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परस्यूडेड का मतलब है यहाँ पर मनाया, यानी कंपनी ने मना लिया अदर मर्चेंट और ट्रेडर्स को टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री. देखिए और भी व्यापारियों को उन्होंने यहाँ पर बुलाया और उनसे ये कहा कि भाई आप भी यहाँ पर आइए, अपने ट्रेड को डेवलप कीजिए. तो इससे एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया ये जो रिवर हुगली के पास जो फैक्ट्री लगाई गई थी. तो बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट. तो 1696 में इन्होंने यहाँ पर एक सेटलमेंट यानी कि रहने की जगह बनाई, एक फोर्ट्रेस यानी एक छोटा किला जैसा बनाना शुरू कर दिया. 2 years later इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस. और उन्होंने कैसे भी कर रिश्वत देकर, मुगल जो अफसर थे उनको रिश्वत देकर यहाँ पर 3 गांवों में जमींदारी के राइट्स अपने कंट्रोल में ले लिया, यानी टैक्स कलेक्शन का अधिकार इन्होंने अपने हाथ में ले लिया. तो वन ऑफ दीज वाज कालीकट विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा और कोलकाता एज इट इज नॉन टुडे. देखिए जो 3 गांवों का इनको जो जमींदारी राइट्स मिले उनमें से एक था कालीकट, यानी जिसे हम आजकल कोलकाता कहते हैं. उस समय कालीकट का जो जमींदारी राइट्स था इनको मिल गया था. इट ऑल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. साथ ही साथ देखिए पिछले पार्ट में भी हम पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब से इन्होंने एक फरमान जारी करवा लिया जिससे ये ड्यूटी फ्री यानी कि टैक्स नहीं देते हुए ट्रेड कर सकते थे कोलकाता में. तो इस तरह से बंगाल में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज. यानी देखिए कंपनी के जो ऑफिसर थे ये बड़े चतुर थे. इन्होंने पहले तो टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री ट्रेड स्टार्ट किया. उसके बाद इन्होंने कंटिन्यूसली लगातार प्रेस किया भाई मुगल लोगों को कि और कंसेशन यानी छूट मिले इन्हें, और मैनिपुलेट द एग्जिस्टिंग प्रिविलेज यानी एक तो और छूट के लिए इन्होंने कोशिशें की, लगातार प्रयास किए. तथा साथ ही साथ उन्होंने जो प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार इन्हें मिले हुए थे, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो मिले हुए थे, उनको भी मैनिपुलेट का मतलब उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक फॉर इंटेंस यानी फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बताई गई है कि देखिए औरंगजेब ने इन्हें ग्रांट की थी कि भाई कंपनी को ट्रेड ड्यूटी फ्री होगा, लेकिन कुछ ऑफिसर जो थे कंपनी के हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड यानी कुछ और अदर बिजनेस भी कर रहे थे जिनकी परमिशन नहीं थी, उन्हें वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी. उन्हें उनसे ये अपेक्षा थी कि वो टैक्स देंगे, लेकिन दिस दे रिफ्यूज टू पे, जबकि लीगली उनको ये पे करना था. तो इस तरह से दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग एग्जिस्टिंग प्रिविलेज. कैरिंग ऑन द प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, दिस रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. तो देखिए लगातार टैक्स कलेक्शन नहीं आने से बंगाल को रेवेन्यू में बहुत बड़ा लॉस हुआ. तो देखिए उस समय जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, तो इन्होंने इसका विरोध किया, राइज अप इन द प्रोटेस्ट यानी विरोध में खड़े हो गए. एंड द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्स लेड बाय मीर जाफर वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर.
तो देखिए सिराजुद्दौला जो था वो बाद में बंगाल का नवाब बना और उसने भी कोशिश की कि भाई इसका विरोध किया जाए, लेकिन क्या हुआ कि उसने जो अपने ऑफिसर्स को भेजा अंग्रेजों के से युद्ध करने के लिए, उनमें से था जैसे कि उसका कमांडर मीन्स होता है सेनापति, वो था मीर जाफर। तो मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का कमांडर, उसने नेवर फॉट द बैटल, यानी इससे मुगलों की हार साबित होती है कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के लिए कभी लड़ाई की ही नहीं, यानी उसने अंग्रेजों से लिया ब्राइब और उनसे लड़ाई की ही नहीं। देखिए मीर जाफर जो था, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने ब्राइब दिया और ये कह दिया कि जब सिराजुद्दौला को हम युद्ध में हरा देंगे तो आपको यहाँ का नवाब बना देंगे। तो क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। द बैटल ऑफ प्लासी became famous because it was the first major victory the company on इंडिया। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी जो है, इसके बारे में और डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बताया गया कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों फेमस हो गई, क्योंकि इससे जो है कंपनी को अपने व्यापार के और अधिक राइट्स मिल गए थे। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यू शुड नो अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। तो आइए डिटेल से इसके बारे में पढ़ते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वाज ए डिसिसिव विक्ट्री। देखिए डिसिसिव मीन्स होता है निर्णायक युद्ध, यानी कि किसी ऐसा बैटल, कोई ऐसा बैटल जिसके हारने या जीतने से एक बहुत बड़ी चीज़ें बदलने वाली हो। तो डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच एलीज ऑन 23 जून 1757 अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, विच वॉज पॉसिबल ड्यू टू डिफेक्शन ऑफ मीर अली खान। तो देखिए डिफेक्शन मतलब होता है धोखा देना या गद्दारी करना, यानी कि देखो एक तो नवाब ऑफ बंगाल, इसमें कौन कौन शामिल थे, और ब्रिटिशों के साथ में नवाब ऑफ बंगाल के साथ में शामिल थे फ्रेंच एलीज, यानी कि इसकी फ्रेंच लोगों ने सहायता की थी नवाब ऑफ बंगाल की। लेकिन अदर अपोजिट साइड में थे रॉबर्ट क्लाइव, विच वॉज पॉसिबल, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जीत गए क्यों? बिकॉज ऑफ द मीर अली खान, क्योंकि मीर अली खान ने धोखा दिया नवाब ऑफ बंगाल को। तो बैटल हेल्प द कंपनी सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल। तो देखिए इस बैटल से कंपनी को हेल्प मिली कि बंगाल में जो है ट्रेडिंग राइट्स को सीज कर लिया जाए, पूरे बंगाल को उन्होंने सीज कर लिया था। तो आपको याद रखना है व्हाट इज द डेट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी इज 23 जून 1757 एंड किस किस के बीच में ये बैटल हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। तो द बैटल हेल्प द कंपनी सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल ओवर द नेक्स्ट 100 years दे सीज्ड कंट्रोल ऑफ द एंटायर इंडियन सब कंटिनेंट एंड म्यांमार। तो what was the result of the battle of Plassey? तो result that की company had next 100 years control or all the rights was given to company after this war। और इंडियन सब कंटिनेंट पर ही नहीं, म्यांमार पे भी उन्होंने अधिकार कर लिया। तो बैटल टुक प्लेस एट पालाशी या एंग्लिसाइज्ड वर्जन प्लासी, इट मीन्स द रियल नेम वाज पलाशी, यानी जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था उसका रियल नाम था पलाशी, लेकिन इसका एंग्लिसाइज्ड यानी अंग्रेज लोग इसे प्रोनाउंस करते थे प्लासी। ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर अबाउट 150 किलोमीटर 93 मीटर नॉर्थ ऑफ कलकत्ता एंड साउथ ऑफ द मुर्शिदाबाद। तो देखिए 150 किलोमीटर ये हुगली रिवर से या नॉर्थ कलकत्ता के नॉर्थ में 150 किलोमीटर चलने पर ये मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैप में इसको, हियर इज द प्लासी, दिस इज वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आप इसे डिटेल से देख सकते हैं, ढंग से देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ है दिस इज कोलकाता, और कोलकाता से ऊपर 150 तो ये है प्लासी। तो आप देख सकते हैं दिस इज प्लासी, और मुर्शिदाबाद के साउथ में ये प्लासी पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेलीग्रेंट्स इट मीन्स जो योद्धा शामिल थे ना उसमें युद्ध में, वर्दी नवाब सिराजुद्दौला। तो यहाँ पर आप गौर करिए कौन कौन इसमें शामिल था। एक तो था नवाब सिराजुद्दौला, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला हैड बिकम द नवाब ऑफ बंगाल द ईयर बिफोर, यानी कि एक साल पहले ही सिराजुद्दौला जो था नवाब बना था बंगाल का।
और ही ऑर्डर्ड इंग्लिश टू स्टॉप द एक्सटेंशन ऑफ देयर फोर्टिफिकेशन बट रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर। तो देखिए जो सिराजुद्दौला था इसने मना किया था ब्रिटिश लोगों से कि भाई आप फोर्टिफिकेशन मत करो, यानी किले वगैरह मत बनाओ वहाँ पर। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव जो था कंपनी का जो मैन ऑफिसर था, उसने मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको रिश्वत दी और कमांडर इन चीफ द नवाब आर्मी एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड हिम टू मेक हिम नवाब ऑफ बंगाल। उसे ये भी एक प्रॉमिस कर दिया दैट आई विल मेक यू नवाब ऑफ बंगाल। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एट प्लासी इन 1757 और कैप्चर्ड कोलकाता। तो देखिए ब्रिटिश लोगों को जगह जगह से रेनफोर्समेंट मिला, यानी कि सहायता मिली और इससे वो युद्ध को जीत गए। और देखिए इसमें एडमायरल चार्ल्स वाटसन इसने भी हेल्प की थी ब्रिटिश लोगों को, मद्रास से हेल्प भेजी थी और कलकत्ता को सीज कर लिया। क्लाइव देन सीज द इनिशिएटिव टू कैप्चर द फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंद्रनगर। तो देखिए क्लाइव जो एक चतुर ऑफिसर था, उसने न केवल बंगाल को, कोलकाता को अपने कब्जे में लिया, साथ ही साथ उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि भाई उसे चार्ल्स वाटसन ने भी हेल्प भेजी थी मद्रास से, तो बड़ी सेना उनके पास में थी, तो उन्होंने चंद्रनगर नाम की जो जगह थी, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच लोगों का जो फोर्ट था, देखिए ब्रिटिश लोगों की और फ्रांसीसी लोगों की ऑलरेडी दुश्मनी चल रही थी, तो वहाँ के चंद्रनगर वाले फोर्ट को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया। टेंशन एंड सस्पिशंस, देखिए टेंशन यानी आप जानते हो टेंशन चिंता, और सस्पिशन यानी जो धोखेबाजी चल रही थी बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश कल्मिनेटेड, यानी कि देखिए आखिरकार, यानी कि कल्मिनेटेड यानी परिणाम स्वरूप क्या हो गया इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए सारे धोखे और सस्पिशियन टेंशंस का परिणाम हुआ बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द रिजल्टेंट विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू पपेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड बाय देम इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए एट लास्ट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वहाँ पर एक सरकार बनाई गई ब्रिटिश लोगों के द्वारा, एक पपेट गवर्नमेंट बनाई गई, यानी बनाया गया किसको, मीर जाफर को वहाँ पर नवाब बनाया गया था, और मीर जाफर को वही करना होता था जो ब्रिटिश लोग उससे कहते थे। तो इससे जो है एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ पर बन गई, यानी इनडायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश लोगों का ही हुआ। दिस लैड इज एन अनलीशिंग ऑफ एक्सेसेस, माल प्रैक्टिसेस एंड एट्रोसिटीज। देखिए और इसका रिजल्ट क्या हुआ ये पपेट गवर्नमेंट का, कि वहाँ पर माल प्रैक्टिसेस यानी कि देखिए दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार होने लगा, एट्रोसिटी अत्याचार होने लगा, और एक्सेस हो गई यानी ज्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हुई, तो लोग परेशान हो गए। तो एज द रिजल्ट द फार्मर्स लेफ्ट देयर एग्रीकल्चर एंड जो लेबर्स या आर्टिशियन थे, उन्होंने अपनी आर्ट को छोड़ दिया। तो बंगाल में एक बहुत बुरा समय इस समय आया था, बहुत अत्याचार होने लगे। तो आगे चलते हैं, देखिए अगला टॉपिक है अपना कार्नेटिक वॉर। देखिए कार्नेटिक वॉर, यहाँ पर मीनिंग को समझना जरूरी है। कार्नेटिक आप समझ सकते हैं कर्नाटक से, ठीक है, कार्नेटिक का मतलब है यहाँ पर कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक में जो युद्ध हुए उसी को अपन कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। स्पेशली इसमें फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोगों के बीच में युद्ध हुआ। जो युद्ध था कर्नाटक में होने वाला, उसमें वहाँ पर एक नवाब था, तो वो नवाब के मरने के बाद उसके दामाद में राज्य को लेकर युद्ध होने लगा। तो दो दामाद थे इनके, तो जैसे कि हैदराबाद पर अभी अपन ने घटनाएं पढ़ी थी, उसी तरह से कर्नाटक में अली खान नाम के व्यक्ति थे। तो अली खान जो थे उनके मरने के बाद उनके दामाद थे चंदा साहिब और मोहम्मद अली। तो देखिए चंदा साहिब की हेल्प की फ्रांसीसी लोगों ने और मोहम्मद अली की हेल्प की ब्रिटेन ने। तो इस तरह से इनडायरेक्टली फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसलिए बाद में आगे चलकर वो दोनों डायरेक्टली सामने आ जाते हैं और इस तरह से 4 बार इनमें बैटल होता है फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोगों में। तो इसी के बारे में बताया गया है कार्नेटिक वॉर में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। The conflict involved numerous nominally independent rulers and their vassals। तो यहाँ पर आप समझना होगा आपको कि जो वैसल्स है, वैसल्स का मतलब होता है जागीरदार। तो नंबरस इसमें जागीरदार शामिल थे, कई राजा, देसी राजा शामिल थे, प्रिंस शामिल थे, और स्ट्रगलर्स फॉर सक्सेशन यानी ऐसे व्यक्ति भी इसमें शामिल थे जो राजा बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। एंड इंक्लूडेड ए डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल। इसमें डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक और मिलिट्री स्ट्रगल यानी कि सैन्य संघर्ष भी इसमें हुआ बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो फ्रांसीसी लोगों ने जो कंपनी खोली वो भी
ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश लोगों ने खोली वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों में भी युद्ध हुआ। दे वर मैनली फॉट विद इन द टेरिटरीज ऑफ मुगल इंडिया विद द असिस्टेंस ऑफ वेरियस फ्रैगमेंटेड द कंपनी एस्टेब्लिश इट्स डोमिनेंस अमॉन्ग द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज विद इन इंडिया। तो देखिए व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस बैटल, कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, जिससे वेरियस कई प्रकार के फ्रैगमेंटेड यानी टुकड़ों में ये पॉलिटीज लॉयल टू द ग्रेट मुगल्स, यानी इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो ग्रेट मुगल्स के बड़े ही लॉयल हुआ करते थे, उनके अंडर काम करने वाले छोटे मोटे राजा हुआ करते थे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना डोमिनेंस यानी कि प्रमुखता शामिल कर दी, प्रमुखता सिद्ध कर दी पूरे इंडिया में। द फ्रेंच कंपनी वाज पुश्ड टू अ कॉर्नर, वाज कन्फाइंड प्राइमरीली टू पौंडीचेरी, क्योंकि इसमें फ्रेंच लोगों को अत्यधिक नुकसान हुआ और वे केवल पौंडीचेरी में सिमट कर रह गई। देखिए, और ये जो फ्रांसीसी लोग थे भारत के इंडिपेंडेंस के बाद भी पौंडीचेरी में ये बिजनेस किया करते थे, बस एक कोने में रह गए थे, बाकी पूरे इंडिया से इनका सफाया कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने। द ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस eventually led to control by the British company over most of India and eventually to the establishment of, यानी कि देखिए eventually का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद की घटना, तो led to control by the British company, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस हो गया और पूरे मोस्ट ऑफ द इंडिया पे डोमिनेंस हो गया ब्रिटिश लोगों का। तो eventually to the establishment of British in the 18th century the coastal Carnatic region was a dependency of हैदराबाद। देखिए, जो कोस्टल रीजन्स थे कर्नाटक यानी कर्नाटक में जो तटीय स्थान थे वहाँ पर वो हैदराबाद के अंडर आते थे। देयर कार्नेटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन 1746 और 1763। तो ये कार्नेटिक वॉर जो थे 1746 से लेकर और ये चले थे 63 तक, 4 बार इसमें इंपॉर्टेंट बैटल हुआ। तो देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये हुए थे। 1742 में पहली बार हुआ था और दिस वॉर वाज इंडिया स्टार्टेड व्हेन नवाब ऑफ कर्नाटक कैप्चर सम फ्रेंडशिप। देखिए स्टार्टिंग का जो रीजन था वो ये था कि नवाब जो था कर्नाटक का, जो नवाब था मैंने आपको बताया था वो था अली खान। तो अली खान ने फ्रेंच शिप को पहली बार कैप्चर किया। तो फ्रेंच रेस्पॉन्स फेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया, जो सेंट जॉर्ज फोर्ट जो था, देखिए यहाँ पर नवाब जो थे कर्नाटक के उनको हेल्प कर रहे थे ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश लोगों की हेल्प के कारण उन्होंने फ्रांसीसियों के शिप पर कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश लोगों ने बदला लेने के लिए सेंट जॉर्ज फोर्ट को कब्जे में, फ्रांसीसी लोगों ने सेंट जॉर्ज जो फोर्ट था उसको अपने कब्जे में ले लिया, जो कि फ्रांसीसी था। तो आप समझ गए होंगे स्टोरी कि पहली बार युद्ध स्टार्ट हुआ जब नवाब जो कर्नाटक का नवाब था उसने ब्रिटिश लोगों की हेल्प से फ्रेंच शिप्स को कब्जे में ले लिया और फ्रेंच लोगों ने ब्रिटिश लोगों के सेंट जॉर्ज फोर्ट जो मद्रास में था उसको अपने कब्जे में ले लिया। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ऑल्सो केम टू एन एंड इन द ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ शैपल। तो देखिए ट्रीटी का एंड हुआ है 1748 में जब एक्स लॉ शैपल नाम की ट्रीटी हुई। मद्रास वाज द गिवन बैक टू द ब्रिटिशर्स इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड। तो इस तरह से जो मद्रास वाला जो फोर्ट था वो उसको वापस दे दिया गया, किसको, ब्रिटिश लोगों को। ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस इन लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका, जबकि नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग फोर्ट जो फ्रेंच लोगों का था उसको ब्रिटिश लोगों ने कब्जे में किया हुआ था, उसको उन्होंने कब्जे में लेकर और उन्हें फ्रेंच लोगों को दे दिया, विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड, जो ब्रिटिश लोगों ने कैप्चर किया हुआ था। तो इस तरह से ये युद्ध फर्स्ट वाला समाप्त हुआ। After the first Carnatic War ended, a proxy war between British and French continued in the India। देखिए ये फर्स्ट वाला वॉर तो एंड हो गया विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपल जो 1748 में हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा बहुत युद्ध चलता रहा। When rulers of both Carnatic and Hyderabad died, the war of succession that broke out। तो पहली बार तो जब रूलर जिंदा था अली खान तब युद्ध हुआ था। उसके बाद में जब कर्नाटक का रूलर और हैदराबाद का रूलर जो था वो
जब ख़त्म हुए, जब डेथ हुई उनकी, तो उसके बाद में वहाँ पर सक्सेशन वॉर चलने लगा। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विद द अपोजिट ग्रुप्स। एक तरफ ब्रिटिश लोगों ने साथ दिया और एक दूसरी तरफ फ्रेंच लोगों ने इनमें जो संघर्ष चल रहा था उत्तराधिकारी के लिए उनका साथ दिया। 1751 रॉबर्ट क्लाइव लेड ब्रिटिश ट्रूप्स टू कैप्चर अरकोट। तो देखिए ये जो अरकोट है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी बंगाल में ही था अरकोट। यहाँ पर अरकोट में रॉबर्ट क्लाइव ने इसको कैप्चर कर लिया, सक्सेसफुली डिफेंडेड। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और बाद में आगे चलकर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी यानी सेकंड वाले वॉर में, कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई जो 1754 में साइन की गई थी। इससे पहले 1748 में विच रिकॉग्नाइज्ड मोहम्मद अली खान वलाजाह एट द नवाब ऑफ द कार्नेटिक। ये ट्रीटी जो है बताती थी कि मोहम्मद अली खान वलाजाह ही नवाब थे कर्नाटक के। देखिए द आउटब्रेक ऑफ 7 years वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया लीडिंग टू थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756। इसके 7 साल बाद में थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है। द वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। और इसके बाद में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। तो आपको ये 3 ट्रीटीज आपको याद रखनी है। विच रिटर्न चंद्रनगर एंड पौंडीचेरी टू फ्रांस। देखिए इसमें पौंडीचेरी जो है फ्रांस को दे दिया गया और चंद्रनगर जो भी ब्रिटिश लोगों के कब्जे में था उसे भी फ्रांस को दे दिया गया। एंड अलाउड द फ्रेंच टू हैव फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। और इस ट्रीटी में ज़्यादातर बातें देखिए फ्रांसीसी लोगों के पक्ष में थी। द फ्रेंच एग्री टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट थस एंडिंग फ्रेंच एम्बिशंस ऑफ एन एम्पायर एंड मेकिंग द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरेन पावर। लेकिन इसमें चंद्रनगर और पौंडीचेरी में ही फ्रांस समेट कर रह गया और बाकी जगह उसे डोमिनेंस को स्वीकार करना पड़ा, ब्रिटिश लोगों के इस डोमिनेंस को। इस तरह से ब्रिटिश लोगों ने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। टिल देन बाय बाय, चाओ, हैव फन, डू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, गुड बाय।